ससुर और बहू के नहाने की कहानी। यह वास्तविक कहानी बहुत अच्छी है, चाहे वह बहू हो, सास हो या बेटा, सभी को इसे समझना चाहिए। कृपया सुनिए। उस सुबह की बात है। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर रमेश जी के छोटे से घर में पड़ रही थीं। छत पर चहचहाते पक्षियों की आवाज एक दुर्लभ शांति का एहसास करा रही थी। प्रिया, जिसे बहू बनकर आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, रसोई में सुबह का नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। उसका पति रोहन सुबह सुबह ही अपनी कंपनी के लिए निकल चुका था। रसोई की मेज पर 8 प्लेटें बड़े करीने से सजी हुई थीं, लेकिन प्रिया की आंखों में थोड़ी उदासी थी। शादी के बाद से उसकी जिंदगी कुछ बदल सी गई थी। वह शहर में पली बढ़ी एक लड़की थी और उसे अपने ससुराल जैसे अनुशासित परिवार में रहने की आदत नहीं थी। रमेश जी, उसके ससुर, उम्रदराज होने के बावजूद एक सादा और सिद्धांतों वाला जीवन जीते थे। उन्होंने कभी प्रिया को डांटा नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी गहरी नज़रें उसे एक अनकहा दबाव महसूस कराती थीं। रमेश जी घर के कोने में बने अपने छोटे से कमरे से बाहर निकले। उनके हाथ में गर्म चाय का कप था। प्रिया को रसोई में काम करते देख उन्होंने धीरे से खांसा ताकि वह चौंक न जाए। प्रिया बेटा, तुम क्या कर रही हो? इसे छोड़ दो, मैं मदद कर देता हूं, उन्होंने एक गहरी और स्पष्ट आवाज में कहा। प्रिया मुड़ी। उसके कोमल चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं कर सकती हूँ। आप बैठकर चाय पीजिए, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ। रमेश जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में संतोष का भाव था। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन घर में प्रिया के व्यवहार को हमेशा देखते रहते थे। वह न केवल सक्षम थी, बल्कि उसे व्यवहार कुशलता भी आती थी, जिसकी वे हमेशा सराहना करते थे। नाश्ते के बाद रोहन ने फ़ोन करके बताया कि कंपनी में एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से वह देर से घर आएगा। प्रिया ने जैसे ही सफाई पूरी की, उसे याद आया कि नीचे की मंजिल का बाथरूम काफ़ी समय से साफ नहीं हुआ है। उसने घर को और साफ सुथरा बनाने के लिए एक कपड़ा और एक छोटी बाल्टी पानी लेकर सफाई शुरू कर दी। फर्श रगड़ते समय उसने देखा कि नल लीक कर रहा था। पानी की बूंदें फर्श पर गिरकर एक लंबी लकीर बना रही थीं। उसने उसे कसने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। पानी और तेजी से बहने लगा, जिससे उसकी आस्तीन भी गीली हो गई। प्रिया घबरा गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ठीक उसी समय रमेश जी वहां से गुजरे। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला देखा और पानी के बहने की आवाज़ सुनी। वे उत्सुकतावश अंदर गए। प्रिया बेटा, क्या कर रही हो? उन्होंने थोड़ी हैरानी से पूछा। प्रिया ने बेबसी भरी आंखों से उनकी ओर देखा। बाबूजी, यह नल खराब हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रमेश जी अंदर आए। कुछ देर देखा और फिर कहा, लाओ मैं देखता हूं। उन्होंने झुककर उसे कुछ बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव नहीं रुका। उन्होंने माथे पर बल डालकर बुदबुदाया, इसे ठीक से मरम्मत करनी होगी, तुम जरा पीछे हटो, मुझे कोशिश करने दो। प्रिया पीछे हट गई और रमेश जी को नल ठीक करते हुए देखने लगी। उसे अचानक एहसास हुआ कि बूढ़े होने के बावजूद वे हर काम में कितने लायर्ड और सावधान थे। उनके गंभीर हाव भाव ने उसे उनके प्रति सम्मान और इस बात के लिए दोषी महसूस कराया कि उसने उन्हें परेशान किया। बाबूजी, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? उसने धीरे से पूछा। नहीं बेटा, तुम वहीं खड़ी रहो, बस काफ़ी है, रमेश जी ने जवाब दिया। उनके हाथ अभी भी व्यस्त थे। ठीक उसी समय गलियारे से आई हवा के झोंके से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। प्रिया चौंक गई और दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी, लेकिन रमेश जी ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक करने के बाद खोल लेंगे।
बाहर रोहन अभी अभी घर पहुंचा था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद देखा और अंदर से बातचीत की आवाज़ें सुनी। वह रुक गया। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में भर गई जब उसने महसूस किया कि अंदर से प्रिया और उसके पिता की आवाज़ें एक साथ आ रही हैं। रोहन बाथरूम के बाहर खड़ा था। उसका दिल शक से भरा हुआ था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर की आवाज़ें साफ नहीं थीं। लेकिन प्रिया और रमेश जी की आवाज़ें उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थीं। उसकी आंखें गहरी हो गईं जब उसके दिमाग में असहज करने वाले ख्याल आने लगे। प्रिया बेटा, वह तौलिया मुझे देना। रमेश जी की गहरी आवाज़ अंदर से आई, जो बाहर खड़े रोहन के लिए किसी और ही मतलब से गूंज रही थी। जी बाबूजी, ये लीजिए। प्रिया की आवाज़ इतनी करीब से आई कि रोहन बर्दाश्त नहीं कर सका। वह और ज़्यादा सब्र नहीं कर सका। वह तेज़ी से आगे बढ़ा और बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से धकेल दिया, जिससे प्रिया और रमेश जी चौंककर उसकी ओर देखने लगे। प्रिया की आंखों में हैरानी थी। उसके हाथों में अभी भी वह तौलिया था जो उसने रमेश जी को दिया था, जबकि रमेश जी नल के पास झुके हुए थे। उनके हाथ पूरी तरह से गीले थे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? रोहन ने अपनी आवाज़ को दबाते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्से और उल्हन का मिश्रण था। प्रिया ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की। आप आ गए। मैं बस बाबूजी से खराब नल ठीक करवा रही थी। रोहन ने तंग कमरे में चारों ओर देखा। दोनों की निकटता ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने हाथ बांधकर व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, बाबूजी से मदद? मदद इस हद तक कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना पड़े। तुम दोनों को ये कुछ ज़्यादा नहीं लगता? रमेश जी सीधे खड़े हो गए। उनकी नज़रें शांत थीं, लेकिन अपने बेटे के असहज चेहरे को देखकर वे गंभीर हो गए। रोहन, तुम ये क्या कह रहे हो? यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मैंने देखा कि प्रिया को नल ठीक करने में मदद चाहिए थी, इसलिए मैं अंदर आ गया। बस इतनी सी बात है। गलतफहमी, रोहन ने होंठ सिकोड़ कर कहा। उसकी आवाज़ में गहरा संदेह था। बाबूजी, क्या आप जानते हैं कि ये कैसा दिखेगा? एक औरत और एक आदमी, एक बंद बाथरूम में, और वो भी बहू और ससुर। रोहन के शब्द रमेश जी और प्रिया दोनों के स्वाभिमान पर एक सीधा तमाचा थे। प्रिया वहीं खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें धीरे धीरे आंसुओं से भर गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसके बारे में ऐसा सोच सकता है। रोहन, तुम क्या कह रहे हो? रमेश जी पहली बार इतनी जोर से चिल्लाए। तुम क्या सोचते हो कि मैं ऐसा आदमी हूं? तुम अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या तुम्हें अपने सगे पिता पर भी विश्वास नहीं है? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भरा संदेह सब कुछ कह रहा था। प्रिया और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह रो पड़ी और कुछ कदम पीछे हट गई। रोहन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो, उसने सिसकते हुए कहा। मैं सिर्फ बाथरूम साफ करना चाहती थी और फिर मैंने बाबूजी से मदद मांगी, बस इतना ही। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। रमेश जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें उदास थीं। रोहन, तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि हर किसी के इरादे उतने ही बुरे होते हैं जितना तुम सोचते हो? मैं तुमसे सचमुच निराश हूं। रोहन, आप मुझे स्वार्थी कह रहे हैं। बाबूजी, क्या आपने सोचा है कि बाहर वाले जब ये दृश्य देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वे मुझ पर हंसेंगे, हमारे परिवार पर हंसेंगे। रोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे परवाह नहीं है कि बाहर वाले क्या सोचते हैं। मुझे इस परिवार की परवाह है। हमारे बीच के विश्वास की परवाह है। अगर तुम अपने ही परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते
तो जिस सम्मान की तुम बात कर रहे हो वह खोखला है, लेकिन विश्वास की भी एक सीमा होती है। बाबूजी, मैं कैसे विश्वास करूं जब मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को इस कमरे में बंद दरवाजे के पीछे देखा। प्रिया दरवाजे की दहलीज पर रुक गई। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह रोहन का सामना करने के लिए मुड़ी। रोहन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उस तरह की औरत हूं? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे ही पिता के साथ, तुम्हारे ही घर में, तुम्हारे सामने कुछ गलत करूंगी? रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी संघर्ष था। प्रिया, तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती, अगर तुमने यह दृश्य देखा होता, तो क्या तुम शक नहीं करती? नहीं, मैं कभी शक नहीं करती, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करती हूं। लेकिन यह साफ है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रोहन, तुम मुझे और इस पूरे परिवार को चोट पहुंचा रहे हो। रमेश जी ने कहा। रोहन, तुम अपने घमंड और जलन को अपनी समझ पर हावी होने दे रहे हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या तोड़ रहे हो? तुम अपनी पत्नी का दिल दुखा रहे हो और मुझे यह सोचकर शर्मिंदा कर रहे हो कि मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करता। मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लोग आपके या प्रिया के बारे में बुरा सोचें। लेकिन क्या आपने मेरे एहसास के बारे में सोचा? आपने मुझे इस स्थिति में डाला और अब आप मुझे स्वार्थी कह रहे हैं। प्रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। रोहन, तुम किसी की रक्षा नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ अपनी छोटी सोच का बचाव कर रहे हो। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो हमेशा मुझ पर शक करे और मुझे चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहे। उसने सीधे रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल थीं लेकिन दृढ़ थीं। अगर तुम खुद को नहीं बदल सकते तो मैं इस परिवार को खुद ही छोड़ दूंगी। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जो शक और अविश्वास से भरा हो। प्रिया के शब्द रोहन के स्वाभिमान पर एक और तमाचे की तरह लगे। वह चुपचाप खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। रमेश जी मुड़ गए। उनकी आवाज गहरी निराशा से भर गई। प्रिया सही कह रही है। रोहन, अगर तुम विश्वास नहीं कर सकते तो इस परिवार का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। प्रिया रोते हुए बाथरूम से बाहर निकल गई। वह तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिससे रोहन और रमेश जी तनावपूर्ण खामोशी में वहीं रह गए। रोहन अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें उलझन में थीं, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने की इजाज़त नहीं दे रहा था कि वह गलत था। रमेश जी ने कहा, रोहन, तुम सोचते हो कि तुम परिवार की रक्षा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम इसे नष्ट कर रहे हो। मुझे आज जैसा शर्मिंदा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा अपने ही पिता और पत्नी पर शक कर सकता है। बाबूजी, मैं बस सब कुछ साफ करना चाहता था। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पिछली स्थिति पर शक न करना बहुत मुश्किल था? साफ साफ तो यह है कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो रहा है। बिना विश्वास के एक परिवार सिर्फ एक खोखला ढांचा होता है। रोहन, अच्छी तरह सोचो। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और बैठक से बाहर चला गया। उसकी आंखें अभी भी भारी थीं। उसके दिल में विरोधाभास और गुस्से की भावना अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह यह मानना नहीं चाहता था कि वह गलत था, लेकिन वह प्रिया की आहत आंखों को भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, जो उसे परेशान कर रही थी। अपना दर्द बांटने के लिए प्रिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फ़ोन किया। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को फ़ोन किया और उसे पूरी घटना बताई। क्या? रोहन ने ऐसा सोचा, तुम ये कैसे सहन कर सकती हो? प्रिया, तुम उसे अपने विश्वास का इस तरह अपमान नहीं करने दे सकती। नेहा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है,
मुझे लगा था कि वह मुझ पर विश्वास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत थक गई हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती, कम से कम ताकि उसे तुम्हारी कीमत का एहसास हो। तुम इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हो। प्रिया अपनी दोस्त की बातों पर सोचने लगी। उसका मन उलझन में था। वह अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इस अनुचित संदेह को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो उसका एक करीबी सहकर्मी विक्रम, जो उसके परिवार को मुलाकातों के जरिए जानता था, उसे एक तरफ खींचकर ले गया। अरे रोहन, सुना है तुमने कुछ ठीक नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी प्रिया, मैंने सुना है कि वह बहुत दुखी है क्योंकि तुमने उस पर शक किया। क्या यह सच है? तुम्हें लगता है कि उसके जैसी औरत तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती है? रोहन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बात बाहर फैल जाएगी। रोहन, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुमने अपना नजरिया नहीं बदला तो तुम उसे खो दोगे। और मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगी। प्रिया एक अनमोल पत्नी है, बस तुम उसकी कद्र करना नहीं जानते। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विक्रम के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस शाम जब रोहन घर लौटा तो उसने प्रिया को घर पर नहीं पाया। वह चिंतित होकर बेडरूम की ओर भागा, जहां उसे मेज पर सिर्फ एक पत्र मिला। रोहन, मैंने इस परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मुझ में अब और हिम्मत नहीं है। हमारे बीच का विश्वास खत्म हो गया है और मैं ऐसे रिश्ते में और नहीं रह सकती। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए और तुम्हें भी यह सोचने का समय देना चाहती हूं कि क्या हुआ। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझ में अपना विश्वास फिर से ढूंढो। अगर नहीं तो मुझे हमेशा के लिए जाने दो। प्रिया। रोहन ने पत्र पढ़ा। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया जाने का फैसला कर लेगी और उसके पास इस समय माफी मांगने का भी कोई मौका नहीं था। जब रोहन बैठक में चुपचाप बैठा था, रमेश जी उसके पास आए। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। मैंने कहा था, रोहन, तुमने सब पर शक किया और अब तुमने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है। क्या तुम यही चाहते थे? मैंने नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मुझे मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं। प्रिया को ढूंढो, रोहन, लेकिन उसे ढूंढने से पहले अपने दिल से पूछो कि क्या तुम सच में उस पर विश्वास करते हो। अगर तुम्हें अभी भी शक है तो उसे एक बार और दुख मत देना। रोहन बैठक में चुपचाप बैठा रहा। प्रिया का पत्र अभी भी उसके हाथों में था। वह उसे बार बार पढ़ता रहा। पछतावे का बोझ उसके दिल पर भारी था, लेकिन तुरंत प्रिया को खोजने के बजाय उसका अहंकार उसे अभी भी रोके हुए था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सब कुछ इतना बिगड़ने क्यों दिया। तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें लगता है कि प्रिया अपने आप वापस आ जाएगी अगर तुम कुछ नहीं करोगे? तुमने उसे दूर धकेल दिया है और अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उसके लायक हो। रोहन ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भारी थीं। बाबूजी, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन अगर मैं उसे ढूंढता हूं तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या वह मुझे माफ कर देगी? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम्हें सच में पछतावा है। अगर तुम यहीं बैठकर सोचते रहोगे तो तुम शुरू से ही उसके लायक नहीं थे। इस बीच प्रिया अपने गांव लौट गई थी, जहां वह बड़ी हुई थी और जहां उसे सबसे ज्यादा शांति महसूस होती थी। उसने अपनी एक करीबी मौसी मीना के घर रहने का फैसला किया, जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। शुरुआती दिनों में प्रिया ने खुद को गांव की शांति में डुबो दिया। रोहन द्वारा दिए गए घावों को भूलने की कोशिश की। प्रिया बेटी, क्या तुम यहां हमेशा के लिए छिपने का इरादा रखती हो?
तुम्हें रोहन का सामना करना होगा, या कम से कम अपने लिए एक स्पष्ट निर्णय लेना होगा। मीना मौसी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं उससे प्यार करती हूं, लेकिन उसका शक मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती हूं जो मुझ पर विश्वास नहीं करता। मीना मौसी ने धीरे से प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। प्रिया बेटा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अगर रोहन तुमसे सच में प्यार करता है तो वह तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा, और जब वह आए तो अपने दिल को फैसला करने देना। लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता है तो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। कुछ दिनों के आंतरिक संघर्ष के बाद रोहन ने अपने अहंकार को छोड़ने का फैसला किया। उसने प्रिया की तलाश शुरू की। उसके सभी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। जब वह प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त नेहा के पास पहुंचा तो उसे कड़ी फटकार मिली। रोहन, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे पास प्रिया जैसी अद्भुत पत्नी है, लेकिन तुम उसकी कद्र नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि वह कितनी दुखी थी? मैं जानता हूं, मैं गलत था। नेहा, कृपया मेरी मदद करो। मुझे प्रिया से मिलना है। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी काफ़ी नहीं है। रोहन, तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम सच में बदल गए हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि प्रिया कहाँ है। तुम खुद को साबित करने का कोई तरीका ढूंढो। रोहन ने हार नहीं मानी। प्रिया की तलाश करते समय उसे एक दोस्त से खबर मिली कि प्रिया शायद अपने गांव वापस चली गई है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे खोजने के लिए रात भर गाड़ी चलाकर गया। जब वह मीना मौसी के घर के पास पहुंचा तो अचानक तेज बारिश होने लगी। रोहन ने एक परिचित सिलुएट को बारिश में साइकिल चलाते हुए देखा। वह प्रिया थी। उसने गाड़ी रोकी, बारिश में दौड़ा और उसकी ओर भागा। प्रिया, रुको। प्रिया चौंकर मुड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य, उल्हन और दर्द का मिश्रण था। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन उसके सामने खड़ा था। बारिश का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। प्रिया, मैं गलत था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि मेरे अविश्वास ने तुम्हें चोट पहुंचाई है और मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। प्रिया ने उसे देखा। आंसू बारिश में मिल गए। रोहन, क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी दर्द में थी? तुमने न केवल मुझ पर शक किया, बल्कि तुमने वह सब कुछ तोड़ दिया जो मैंने अपने परिवार के लिए बनाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूं प्रिया, मैं ये जानता हूं, और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर तुम मुझे अभी माफ नहीं कर सकती तो मैं इंतजार करूंगा, लेकिन कृपया मुझे हमेशा के लिए मत छोड़ो। प्रिया वहीं बारिश में खड़ी रही। उसका दिल उलझन में था। रोहन के शब्दों को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके संदेह का दर्द अभी भी बहुत गहरा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें गुस्से और सहानुभूति के बीच झूल रही थीं। रोहन, तुम्हें लगता है कि कुछ माफी के शब्द काफी हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा हर शक का शब्द मेरे लिए चाकू की तरह चुभता था? क्या तुम जानते हो कि उस व्यक्ति द्वारा पीठ में छुरा घोंपने का एहसास कैसा होता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो? रोहन उसके और करीब आया। उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। मैं जानता हूं प्रिया, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। प्रिया एक कदम पीछे हट गई। उसके दिल में चल रहे संघर्ष ने उसे तुरंत निर्णय लेने नहीं दिया। रोहन, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुमने बदले में मुझे क्या दिया? शक। ऐसे शब्द जिनसे मेरा आत्म सम्मान खत्म हो गया।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन चीज़ों को आसानी से भूल सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं इसकी भरपाई के लिए सब कुछ करूँगा। मैं अब तुम्हें एक ऐसी मजबूत महिला नहीं बनाना चाहता जिसे अकेले दुख सहना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर झुको, मुझ पर एक बार और विश्वास करो। जब दोनों अपनी भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहे थे, मीना मौसी एक बड़ी छतरी लेकर घर से बाहर निकली। सामने का दृश्य देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और प्रिया के लिए छतरी लेकर उसके पास आईं। रोहन, तुम प्रिया के लिए यहाँ आए हो, लेकिन क्या तुमने सच में अच्छी तरह सोचा है? एक बार विश्वास खो जाने पर उसे फिर से कैसे बनाया जाए? क्या तुम जानते हो? रोहन ने मीना मौसी की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मौसी जी, मैं जानता हूँ कि प्रिया को चोट पहुंची है और मेरे पास अपनी गलती का कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। मैं यह साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। मीना मौसी ने धीरे से सिर हिलाया। रोहन के शब्दों में ईमानदारी देखकर उनकी नजरें नरम हो गईं। वह प्रिया की ओर मुड़ीं। प्रिया बेटा, तुम अपनी भावनाओं को किसी और से बेहतर जानती हो। तुम नाराज हो सकती हो, लेकिन तुम हमेशा के लिए भाग नहीं सकती। अगर तुम अभी भी रोहन से प्यार करती हो तो उसे एक मौका दो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती तो साफ साफ कह दो, ताकि तुम दोनों को और तकलीफ न हो। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए। वह नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। उसका दिल अभी भी रोहन से प्यार करता था, लेकिन दर्द और चोट अभी भी एक ताज़ा घाव की तरह थे। प्रिया ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। वह घर के अंदर चली गई। रोहन को उसकी गलती की सज़ा के तौर पर बारिश में खड़ा छोड़ दिया। रोहन वहां से नहीं हिला। वह वहीं इंतजार करता रहा। भले ही बारिश और तेज हो गई, उसकी इस हरकत ने मीना मौसी का दिल पिघला दिया। बेटा, वह गलत था, लेकिन वह कोशिश कर रहा है। हर आदमी में इतना धैर्य नहीं होता कि वह ऐसा करे। अच्छी तरह सोचो। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही, जहां रोहन अभी भी मोशनलेस खड़ा था। उस छवि ने उसके अंदर एक अवर्णीय दर्द पैदा किया, लेकिन साथ ही एक भावना भी थी जो अभी भी सुलग रही थी। बारिश लगभग 1 घंटे तक चली। आखिरकार प्रिया रोहन को बारिश में कांपते हुए देखकर सहन नहीं कर सकी। उसने दरवाज़ा खोला और एक बड़ा तौलिया लेकर बाहर निकली। अंदर आ जाओ। तुम वहाँ इतनी देर तक क्या कर रहे हो? रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। मैं अंदर आऊँगा अगर तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। प्रिया ने होंठ काटे। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर उसे तौलिया दिया। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी यह हरकत एक संकेत थी जिसे वे दोनों समझ गए थे। प्रिया ने धीरे से रोहन को तौलिया दिया और दोनों चुपचाप मीना मौसी की चिंतित नज़रों के बीच घर में दाखिल हुए। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कप गर्म चाय डाली और दोनों को अकेले छोड़ दिया। छोटे से कमरे में हवा जैसे जम गई थी। रोहन ने तौलिया पकड़ रखा था, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। प्रिया, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे सच में खेद है। मैं गलत था कि मैंने शक को सब कुछ पर हावी होने दिया। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। प्रिया कुर्सी पर बैठी उसे विरोधाभासी आंखों से देख रही थी। उसका एक हिस्सा अभी भी नाराज था, लेकिन दूसरे हिस्से ने उसके शब्दों में ईमानदारी को महसूस किया। हालांकि वह अपने दिल के दर्द को आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। रोहन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शक ने मुझे कितना दुख पहुंचाया है?
मैंने परिवार के लिए, हमारे प्यार के लिए कोशिश की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ठंडी नज़रें और ऐसे शब्द मिले जिनसे मुझे लगा कि मेरी कोई कीमत नहीं है। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ, मैंने अपने अहंकार को तुम्हें चोट पहुँचाने दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ, आज से मैं उस शक को, हमारे प्यार को कभी नष्ट नहीं करने दूंगा। प्रिया ने उसे देखा। उसका दिल नरम हो गया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से माफ नहीं कर पा रही थी। रोहन, कहना आसान है, लेकिन विश्वास को फिर से बनाने में समय लगता है। मुझे नहीं पता कि हम पहले जैसे हो सकते हैं या नहीं। अगले कुछ दिनों तक रोहन गांव से नहीं गया। उसने प्रिया की भरपाई करने के तरीके खोजने का संकल्प लिया। वह अक्सर मीना मौसी के घर के कामों में मदद करता, यहाँ तक कि प्रिया को छोटे बगीचे की देखभाल में भी मदद करता। हर दिन वह प्रिया से बात करने की कोशिश करता, भले ही वह अभी भी एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। एक शाम जब दोनों बरामदे में बैठे थे, रोहन ने हिम्मत जुटाई और सीधे प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया, मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों का अब ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए मैं अपने कामों से साबित करूंगा। मैं इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। बस तुम हाँ कह दो, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। प्रिया चुप रही। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कम ठंडक थी। समय बीतता गया और प्रिया ने रोहन में वास्तविक बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। वह अब पहले की तरह उस पर अपनी बातें नहीं थोपता था या हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता था। इसके बजाय वह उसे ज्यादा सुनता था, उसकी निजता का सम्मान करता था और उसे सहज महसूस कराने के लिए छोटे छोटे काम करने से नहीं हिचकिचाता था। एक दिन जब प्रिया सब्जियों के बगीचे में पानी दे रही थी, रोहन अचानक लाल गुलाब का एक गमला ले आया जो उसे बहुत पसंद था। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें लाल गुलाब पसंद हैं। मुझे लगा कि वे बगीचे को और सुंदर बना देंगे। प्रिया ने गमले को देखा। एक गर्मजोशी की भावना उसके दिल में फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और उसके हाथ से गमला ले लिया। रोहन मुस्कुराया, उसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया, बस चुपचाप उसके बगल में खड़ा होकर उसके साथ बगीचे की देखभाल करता रहा। एक शाम प्रिया को अचानक रोहन का एक हस्तलिखित पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था, प्रिया, मुझे पूरी तरह से न छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। अतीत को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में और भी खूबसूरत यादें बनाने के लिए। तुम्हारा जवाब जो भी हो, मैं हमेशा इंतजार करूंगा। रोहन। पत्र पढ़ने के बाद प्रिया ने अपने दिल को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस किया। उसने महसूस किया कि रोहन अब वह कठोर, शक से भरा आदमी नहीं था। वह सच में उसके लिए बदल गया था। एक ठंडी सुबह जब रोहन लंबे समय तक गांव में रहने के बाद शहर लौटने की तैयारी कर रहा था, प्रिया उसे विदा करने आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक रूमाल दिया जिस पर उन दोनों के नाम की कढ़ाई की हुई थी। रोहन, अगर तुम तैयार हो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस बार चलो सब कुछ बहुत धीरे धीरे करते हैं। रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद प्रिया, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। यह एक नई शुरुआत थी, भले ही आगे का रास्ता लंबा और आसान नहीं था।